हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। बॉर्डर से रोज़ कुछ ना कुछ नई से नई खबर आती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अभी लड़ाई होगी और अगले ही पल लगने लगता है कि अभी लड़ाई नहीं होगी। और यही ऊहापोह जो है लगातार चलती आ रही है और इस हद तक चलती आ रही है कि हम लोग भी इस समय पर कंफ्यूज हैं कि लड़ाई होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी, कैसे होगी। ये सारा माइंड गेम है, सबका एक थ्रेशोल्ड है, पोटेंशियल है, जिसके अकॉर्डिंग हर कोई सोच पा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक डिफरेंट एंगल में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज के दिन। कभी आप लोगों ने सोचा कि एकदम से इंडिया चाइना की वॉर हुई, तो वॉर होने के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके सरकार ने लिया वो क्या था? वो था 38,900 करोड़ रुपीज़ के एकदम से सैंक्शन डाल दिए गए, या एकदम से इतना सारा सैंक्शन दे दिया गया, इतना सारा पैसा दे दिया गया कि आप लोग MiG-29 और सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट्स हैं वो रशिया से खरीद लो। उसी तरीके से 20,000 करोड़ रुपीज़ एकदम से रिलीज कर दिया गया ताकि बॉर्डर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अपग्रेड किया जाए। और भी बहुत सारा पैसा अब भारत सरकार जो है वो लगातार खर्च करने जा रही है, जिससे कि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, वो एकदम से आ जाएं। जी हाँ, हथियार हथियार हथियार। और ऐसे में दूसरी जो खबर इंपॉर्टेंट आप लोगों को नज़र आ रही है वो ये आ रही है, लगातार बहुत सारे देशों का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है। दोस्तों, बहुत सारे देशों का समर्थन आपको मिलने का मतलब क्या है? बहुत सारे और वो भी ताकतवर। कहीं आप जापान, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ऐसे देशों के नाम सुन रहे हैं जो अपने आप में बहुत ताकतवर हैं और कहीं ना कहीं ऐसा पोज कर रहे हैं कि वो इंडिया के साथ आकर खड़े होते हुए पीछे नहीं हटेंगे, या इंडिया के साथ हमेशा हर कदम पर ताल से ताल मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे, पूरी ताकत के साथ देंगे। यहाँ तक कि फ्रांस ने ये कहा है कि इंडिया के अंदर अपनी आर्मी को भी भेज सकता है चाइना से लड़ने के लिए। और इसी तरीके से अमेरिका ने भी कहा है। आज ही माइक पोम्पियो का बयान आता हुआ आपको नज़र आया होगा, जिसके अंदर वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकन आर्मी को इंडिया की सपोर्ट के लिए, चाइना से लड़ाई के अगेंस्ट इंडिया के सपोर्ट के लिए भेजा जा सकता है। सोच कर देखिए कितना बड़ा आप लोगों के लिए एक सांत्वना देने वाला माहौल होगा, इस तरीके से कि असलियत में ये लोग आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एकदम से कभी खबर आती है कि F-22 विमान जो है अमेरिका इंडिया को दे रहा है, कभी एकदम से खबर आती है कि F-35 विमान बेचने की पूरी तैयारी के अंदर अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका है कि इंडिया को F-35 विमान बेचे जाएं। सोच कर देखिए, इतनी सारी खबरें आ रही हैं और इन सब खबरों के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हथियार। अब सवाल ये है, एक हथियार और दूसरे पैसा और दोस्त, कि इंडिया के ये इतने पक्के दोस्त हैं कि चाइना से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत सारे इसकी डायमेंशंस है, बहुत सारी डायमेंशंस है। उनमें से एक डायमेंशन को आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो के अंदर लास्ट तक आप लोगों का दिमाग युद्ध के प्रति बदल ना जाए तो मुझे कहना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हालांकि ये सिर्फ एक पक्ष है लड़ाई का, सिर्फ एक पक्ष, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उस एक पक्ष को देखने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा इधर उधर दिमाग ना दौड़ाएं, ठीक है। और बाकी किसी को देखो गालियाँ वालियाँ मत लिखना यार, बहुत बुरा लगता है। आप लोग मेरे से मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मैं उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ही लेक्चर्स बनाता हूँ। जिसको बुरा लगे यार, वो गालियाँ क्यों लिखते हो, मत आया करो इस चैनल के ऊपर। जो हमारे ओपिनियन है उसके ऊपर सही हमारा ज्ञानवर्धन करो, सही इन्फॉर्मेशन दो। गालियां उल्टा सीधा लिखने से कुछ नहीं होने वाला। और दोस्तों, इसके साथ साथ अच्छा एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और देने जा रहा हूं, वो ये कि हम 20 जुलाई से एक फ्रेश बैच चालू करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का टोटली अलग बैच होगा, दोनों को अलग से ट्रीट किया जाएगा। फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा। और 2021 से लेकर 23 तक के जितने भी स्टूडेंट्स, 21 से लेकर 23 के बीच जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, उनकी प्रिपरेशन के लिए बैच, टारगेट बैच लॉन्च किया जा रहा है। इसके अंदर NCERT से लेकर हाईएस्ट लेवल तक की, इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी। तो दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक ये है कि इंडिया को बहुत सारे दोस्त इस समय पर मिले हुए हैं और इस मुसीबत के समय पर पूरी ताकत के साथ वो ऐसा लग रहा है कि वो दोस्त हमारे साथ खड़े हुए हैं। और कईयों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर चीन से लड़ना भी पड़े तो इंडिया के लिए वो लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या कोई कीमत हो सकती है? क्या इन संबंधों की कोई कीमत होगी? क्या एक दिन इंडिया के लिए कोई दूर बैठा फ्रांस या इजराइल अपने लोगों को मरवाने की तैयारी करेगा? क्या वो अपने लोगों को मरवाने के लिए रेडी होगा? क्या वो अपने सैनिकों की आहुति देने के लिए रेडी होगा? जबकि उसका इस पूरे खेल के अंदर कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, क्या सिचुएशन है, क्या कारण है, क्या रीज़न है कि वो लोग फिर भी इतनी बड़ी आहुति अपने देश के लोगों की, सिपाहियों की जान तक की बलि देने के लिए हिंदुस्तान के मामले में तैयार है? तो दोस्तों, यहाँ एक खेल है और वो खेल है हथियारों का खेल। जैसे कि आपने हमारे थंबनेल के अंदर ही पढ़ा, लड़ाई सब
झोल है या खेल है और असलियत में हथियारों की सेल है। यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हथियारों का है। दोस्तों, किसी भी दो देशों के संबंधों के बीच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हथियारों की बिक्री का होता है। जो एक देश दूसरे देश को जितने ज़्यादा हथियार सप्लाई करता है उससे उतने ही ज़्यादा प्रगाढ़ रिलेशन होते हुए नज़र आते हैं, संबंध उतने ही ज़्यादा मजबूत होते हुए नज़र आते हैं। किसी टाइम पर इंडिया के जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, सोवियत संघ के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, और एक टाइम ऐसा था जो रशिया आपके 80 से 85-90% तक हथियारों की आपूर्ति करता था। रशिया के फेल होने के बाद इंडिया को नई मार्केट तलाशनी पड़ी और मजबूरी में आपको फ्रांस, अमेरिका, इजराइल और बाकी दूसरे देशों के पास जाना पड़ा, और उसी मजबूरी के चलते इंडिया ने बहुत सारी दूसरी मार्केट्स को खंगाला, और आज के दिन फ्रांस, जो सोवियत संघ है, उसका इंडिया के हथियारों की सेल का जो परसेंटेज है वो 90% से घटकर 61% रह गया है, और अमेरिका जैसे देशों की परसेंटेज लगातार बढ़ती जा रही है, इजराइल जैसे देशों की परसेंटेज लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को खंगालते हैं कि असलियत में यहाँ पर झोल क्या है, यहाँ पर सारी की सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर कहां कौन सी एक पंगेबाजी होती है जो आम आदमी को समझ में नहीं आती। असलियत में अगर देखा जाए तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि ये जो देश हैं ये इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। नो डाउट यहां पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, भू राजनीतिक परिस्थितियां। इसके अंदर कहीं ना कहीं जो राइज ऑफ चाइना है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो चीन है वो ताकतवर होता जा रहा है और हर कोई अपने सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट चाहता है, अपने सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट यानी अपने जो हित हैं उनकी सुरक्षा चाहता है इस रीजन में। इसीलिए वो कहीं ना कहीं कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाए और चाइना इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाए कि चाइना जो है वो पूरी दुनिया को अपने अंगूठे के नीचे रखे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। लेकिन दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न रिलेशंस विद इंडिया है, जिसमें नो डाउट डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। और इंडिया के साथ, जैसे अगर देखें जापान के इंडिया के साथ कोई हथियारों के संबंध नहीं, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ज़रूर है, क्योंकि बीच में अगर चाइना है तो इस तरफ इंडिया मौजूद है और इस तरफ जापान मौजूद है। और कहीं ना कहीं चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, चाइना के विस्तारवादी जो नीति है वो इंडिया और जापान दोनों के लिए एक सरदर्द है। और यही एक रीज़न है क्योंकि ये इंडिया और जापान दोनों के लिए सरदर्द है। इसीलिए इसी कारणवश या इसी कारण से कहीं ना कहीं दोनों के दोनों देश बहुत अच्छे आपस में संबंध रखते हैं। ऐसे ही इंडिया के वियतनाम के साथ हैं, ऐसे ही इंडिया के फिलीपींस के साथ हैं, इंडोनेशिया के साथ हैं और काफ़ी हद तक दूसरे देशों के साथ हैं। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा डिफेंस कस्टमर है। इस चीज़ को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया दुनिया के 9% टोटल जितना भी दुनिया में हथियार बिकता है उसका 9% इंडिया खरीदता है। सोच कर देखिए, दुनिया में जितना भी हथियार बिकता है उसका 9% इंडिया खरीदता है। तो ये एक बिग कस्टमर है, सेकंड लार्जेस्ट है और बिग कस्टमर इंडिया है पूरी दुनिया के हथियारों का। अब इतना बड़ा कस्टमर अगर इंडिया है तो कोई भी देश इतने बड़े कस्टमर को छोड़ नहीं सकता। और यही रीज़न है क्योंकि हथियारों से इन्वेस्टमेंट कम होती है और आउटकम जो होता है वो हद से ज़्यादा होता है। और यही रीज़न है इतने बड़े कस्टमर को और थाउजेंड्स ऑफ बिलियन, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स की जो डील होती है वो कोई भी देश नहीं छोड़ना चाहेगा, चाहे वो इजराइल हुई, चाहे वो अमेरिका हुआ, चाहे वो कुछ भी हुआ। इसलिए हर रोज़ आए दिन आप लोगों को ये सुनने को मिलता होगा कि आज इंडिया जो है, आज अमेरिका इंडिया को ये वाली मिसाइल ऑफ़र कर रहा है, आज ये वाली तोप ऑफ़र कर रहा है, आज ये हेलीकॉप्टर ऑफर कर रहा है, आज वो। इसी तरीके से इजराइल, फ्रांस, हर कोई किसी ना किसी तरीके से इंडिया को कुछ ना कुछ ऑफर करते रहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत तगड़ा पोटेंशियल कस्टमर है। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप देखते हैं, जो फर्स्ट स्टेप आपकी ये आ गई कि इंडिया इतना बड़ा कस्टमर है, इसके पीछे प्रूफ क्या है? इसके पीछे प्रूफ है सिप्री का, SIPRI, सिप्री नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इसके देखेंगे, SIPRI, सिप्री नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये एक नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दुनिया के अंदर कितने ज़्यादा हथियार खरीदे गए, बेचे गए और कौन सा हथियार किसने खरीदा, किसने बेचा, उसके बारे में पूरी रिसर्च ये लोग छापते हैं। अब क्योंकि पूरी रिसर्च छापते हैं, उन्हीं के डाटा के अनुसार, सिप्री के डाटा के अनुसार ही ये बताया जा रहा है, या मैं आपको बता रहा हूं कि 9% जो हथियार हैं दुनिया के वो इंडिया खरीदता है। अब इसका दूसरा डाटा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको बॉर्डर के ऊपर साफ नजर आएगा। ये इस चीज को भी बताती है
ये जो रिपोर्ट है, सिप्री की रिपोर्ट्स हैं, सिप्री का जो डाटा है वो इस तरीके से इस चीज़ को भी बताता है कि दुनिया के अंदर जितने भी हथियार बिकने के लिए प्रोड्यूस होते हैं उनका 36% अमेरिका, फिर रशिया, फिर फ्रांस, चाइना और ब्रिटेन। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इतने ये 5 बड़े देश, ये 5 ही परमानेंट 5 हैं, ये 5 ही परमानेंट 5 हैं। और परमानेंट 5 जो हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, यूनाइटेड नेशन बनाया क्यों गया था भाई? यूनाइटेड नेशन इसलिए बनाया गया था ताकि वॉर इस दुनिया में ना हो। क्या आप सोच सकते हैं कि ये बनाया किस लिए गया था? कि दुनिया के अंदर वॉर ना हो। लेकिन यही देश दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियार बनाकर दुनिया के देशों को बेचते हैं। तो क्या आपके दिमाग में शक नहीं जाएगा? सोच कर देखिए, लगभग 80% के आसपास, कितना 70% के आसपास हथियार सिर्फ और सिर्फ ये परमानेंट 5 जो हैं ये बनाते हैं और दुनिया के दूसरे देशों को बेचते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है लड़ो। कैन यू इमेजिन, अगर यही देश हथियार बनाने से रुक जाएं और दूसरे देशों को हथियार बनाने से रोक दें तो इस दुनिया के अंदर शांति स्थापित हो जाए। लेकिन ये लोग ही दुनिया के सबसे ज़्यादा हथियार बनाकर बेचते हैं और दुनिया को एक मार्केट के रूप में देखते हैं। इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि वो जो आर्म्स ट्रेड होता है, ये आर्म्स ट्रेड किसी भी बड़े देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्म्स ट्रेड, हथियारों का जो व्यापार है वो दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आर्थिक प्रगति है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बड़े अमाउंट में, और अगर दूसरे देशों को आप हथियार बेचते हैं तो बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में उससे रेवेन्यू जनरेट होता है जो आपकी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि 2014 से लेकर 19 तक का एक डाटा है, 2014 से लेकर 2019 के बीच का एक डाटा आप लोगों को नज़र आएगा जो कि प्रीवियस पीरियड के परसेंटेज में है कि 2014 से 19 जैसे जैसे ये टेंशन बढ़ी है, 2014 से 2019 के बीच में दुनिया भले ही किधर की किधर हो, इकोनॉमिक रिसेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका का जो ट्रेड है, व्यापार हथियारों के मामले में 23% बढ़ा है। सोच के देखिए, वर्ल्ड वाज पासिंग थ्रू अ इकोनॉमिक क्राइसिस। दुनिया जो है वो आर्थिक संकट से गुजर रहा था लेकिन उस दौर में अगर आप देखेंगे अमेरिका ने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी 23% हथियार बेचे, फ्रांस ने 72% बेचे, इजराइल ने 77% बेचे और साउथ कोरिया ने 143% इंक्रीज हुआ। इनका ट्रेड इंक्रीज हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट के दौर में भी ये जो व्यापार था, ये जो ट्रेड था, ये बढ़ा। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जिनका ट्रेड घटा भी, लेकिन इसके कंपैरिजन में जितना इनका टोटल ट्रेड घटा उतना तो इन सब का ट्रेड बढ़ गया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये जो देश हैं इनको ट्रेड बेनिफिट्स हुए, यानी व्यापार, हथियारों के व्यापार से इन्हें फायदा हुआ। इसका मतलब ये भी है इसके अंदर एक चीज़ और है कि यहाँ पर इन सब के अंदर एक जो कंट्री उभर कर आया वो है चाइना। चाइना जो है उसका वो भी एक आर्म्स एक्सपोर्टर के रूप में उभर कर आया है। हालांकि इसका जो सबसे बड़ा जो कस्टमर है वो अपने टोटल 51% जो आर्म्स हैं वो पाकिस्तान को बेचता है और इसी तरीके से पाकिस्तान अपने 73% आर्म्स जो है वो चाइना से खरीदता है। फिर भी एक बड़ा कस्टमर चाइना जो है वो पाकिस्तान जो है वो चाइना के रूप में उभर कर आया है और कहीं ना कहीं इसमें इंडिया का एक डर भी मौजूद है। असलियत में आप देखेंगे ये हथियारों का ही खेल आप लोगों को यहाँ पर नज़र आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये जो बड़े बड़े देश हैं वो छोटे देशों को डरा के धमका के कैसे भी करके हथियार बेचते हैं। अब सवाल ये है हथियार किस तरीके से बेचे जाते हैं। अब सवाल यही है कि हथियार किस तरीके से बेचे जाते हैं या क्या कारण है कि हथियार कंटिन्यूसली बिकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हु इज़ गोइंग टू परचेज दीज वेपन्स। अब ये इन हथियारों को खरीदेगा कौन? इन आर्म्स एंड एम्यूनिशन को खरीदेगा कौन? इन वेपन्स को खरीदेगा कौन? सीधी सी बात है, या तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी वो खरीदेगी। और मज़े की बात यह है, दुनिया के किसी भी जानकार से पूछ लीजिएगा, किसी भी समझदार इंसान से पूछ लीजिएगा, वो ये बताएगा कि असलियत में चाहे ISIS हुआ, चाहे लश्कर तैयबा हुआ, चाहे श्रीलंका का LTTE हुआ या फिर उल्फा हुआ, कोई भी बोको हराम से लेकर हर इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास
अमेरिकन और रशियन मेड वेपन्स होते हैं या इन्हीं देशों के ओरिजिनल वेपन्स होते हैं, बढ़िया तरीके से बने हुए वेपन्स होते हैं, हाईली एफिशिएंट वेपन्स होते हैं। तो सवाल कोई पूछने वाला हो कि इन टेररिस्ट ग्रुप्स का, भाई तुम टेरर के को लड़के से लड़ने के नाम पर सारे के सारा खेल खेल रहे हो, आप लोग सिर्फ इतना बताइए कि इसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास आपके देश में बने हुए हथियार क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। तो ये हथियारों का खेल है। आपने टेररिस्ट ग्रुप्स को हथियार थोड़े से बेच दिए, उस टेररिस्ट ग्रुप ने एक कंट्री के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया और वो जो देश है वो देश है, भाई सीधी सी बात है, आप एक आतंकवादी को एक AK-47 दे दीजिए, एक दूसरे देश, जिस देश के आतंकवादी को AK-47 एक मिली है उसे वैसी AK-47 1000 खरीदनी पड़ेंगी। तो एक सैंपल अगर देंगे तो उसके कंपैरिजन में 1000 हैं, तो अगर 100 दे दी तो उसके कंपैरिजन में 10,000 से लेकर 1 लाख AK-47 उस पर्टिकुलर कंट्री को खरीदनी पड़ जाएंगी जिसके अंदर आतंकवादियों को आपने 100 AK-47 दी हैं। और उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि कंट्री को जानबूझकर दबाव में आकर पैसा खर्च करना पड़ेगा टेररिज्म को से फाइट करने के लिए। तो ये एक आर्म्स ट्रेड का एक तरीका है। इसी तरीके से अगर बॉर्डर सिक्योरिटी की भी बात करी जाए तो किसी भी कंट्री की बॉर्डर को सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट अगर कर दी जाए या दो देशों के बीच में युद्ध का माहौल बना दिया जाए तो दोनों देश अपनी जेब तेजी से ढीली करेंगे और फिर सीधा आर्म्स मार्केट में जाएंगे। आर्म्स मार्केट मतलब अलग अलग देशों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे ठीक है यार हमें हथियार बेच दो, हमें हथियार दे दो या हमें बेच दो। ऐसी सिचुएशन के अंदर सिंपल सा एक गेम है, जितना हायर इज मोर इज द थ्रेट मोर विड बी द डिमांड ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। जितना ज़्यादा थ्रेट होगा, जितना ज़्यादा खतरा होगा, यानी ये खतरों का खेल है, जितना ज़्यादा खतरा होगा, जितनी ज़्यादा बड़ी चुनौती होगी, उतना बड़ा हथियारों का जखीरा एक देश अपने साथ रखेगा और अपने टोटल इनकम का उतना ज़्यादा पैसा उस देश के ऊपर खर्च करेगा। अब सोच कर देखिए, उतना ज़्यादा पैसा उस देश के ऊपर अपने हथियारों पर खर्च करेगा तो वो जाएगा किसके पास? जाएगा सिर्फ और सिर्फ गिने चुने उन 5 देशों के पास जो लगभग 70% जो है वो टोटल आर्म्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या 6 देशों के पास। और कहीं ना कहीं अपनी इनका पैसा, यानी इन देशों के, छोटे देशों की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपने आप हथियारों के नाम पर इन टॉप 5 या परमानेंट 5 और जर्मनी के पास चला जाता है। और ये लोग उन सोफिस्टिकेटेड हथियारों को बेचकर खूब मोटी कमाई करते हैं और अपने देश के अंदर पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। अब इस लड़ाई का अगला स्टेप अगर देखा जाए तो असलियत में क्या होता है, यहीं पर सिक्योरिटी थ्रेट। अब यहाँ खेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि असलियत में कैसे एक देश को फोर्स किया जाता है, कैसे 2 देशों को फोर्स किया जाता है या एक देश को धमकाया जाता है, उसे मजबूर किया जाता है कि वो आके हथियार खरीदें। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली बात क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट, जितनी उसकी सुरक्षा की चिंता होगी वो उतने ज़्यादा हथियार खरीदेगा और सुरक्षा की चिंता के चलते वो कहीं ना कहीं आर्म्स मार्केट, हथियारों की बाज़ार के अंदर पहुंचता है या ऐसे देशों के पास पहुंचता है जो हथियार बेचते हैं। अब जैसे ही वो हथियार बेचेंगे, हथियार बेचने वालों के पास पहुँचेगा तो इससे क्या हो रहा है, फ़ायदा। इसका मतलब जानबूझकर किसी भी देश को सिक्योरिटी थ्रेट अगर आप क्रिएट कर देते हो तो वो कंट्री जाकर हथियार खरीदेगी। इसका मतलब ये कि जो आर्म्स बेचने वाली जो कंपनीज हैं, कंपनीज डीलिंग इन आर्म्स, जो भी कंपनीज हैं जो हथियारों का सौदा करती हैं, उनके बीच में 2 शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप लोग देखेंगे। एक है कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियरिंग, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कहीं पर विवाद नहीं है तो विवाद पैदा करो और फिर उस विवाद को इस तरीके से मैनेज करो कि ताकि तुम्हारे हथियार बिकें। कहीं पर विवाद नहीं है तो विवाद पैदा करो, और अगर वो विवाद पैदा हो गया है तो उसके बाद अपने हथियार इस तरीके से मैनेज करो कि वो देश आपके हथियार खरीदें। तो यहाँ पर ये 2 शब्द जो हैं, ये इन पूरे जितनी भी दुनिया की लड़ाइयाँ हैं उन सब के कारण आपको नज़र आ जाएंगे कि यहाँ पर एक पक्ष ये भी होता है, हथियार कंपनियों का भी एक गंदा खेल यहाँ पर मौजूद होता है। अब यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियरिंग की अगर आप बात करते हैं तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिपेंड करेगा है, जो चीज़ डिपेंड करेगी वो है उस राज्य की भू राजनीति के ऊपर, जो उस जगह की पॉलिटिकल सिचुएशन है। अब जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जो भू राजनीतिक व्यवस्था है या भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो कुछ जगह पैदा होती हैं, कुछ पहले से होती हैं और कुछ पैदा कर दी जाती हैं। सम आर प्रेजेंट, कुछ पहले से हैं, एंड सम आर क्रिएटेड, कुछ बना दी जाती हैं।
सोच कर देखिए, कुछ पहले से हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दा है, लेकिन अगर वहाँ के कुछ लोगों को हथियार दे दो तो वो मुद्दा और ज़्यादा बड़ा बन जाएगा और इंडिया को ना चाहते हुए भी अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा इंडिया पैसा खर्च करेगा उसे वो इक्विपमेंट्स लेने के लिए, वो हथियारों से लेकर दूसरी चीज़ें लेने के लिए इन परमानेंट 5 या यूरोपियन और कंट्रीज़ और अमेरिका के पास जाना पड़ेगा कि भैया प्लीज़ हथियार दे दो, मुझे अपना बॉर्डर सिक्योर करना है। और यहीं से फिर इनका धंधा है, जो गंदा भले ही है लेकिन चलता बड़ा अच्छा है। धंधा है, भले ही गंदा है लेकिन चलता बहुत अच्छा है। वही सिचुएशन आपको यहाँ नज़र आएगी। तो भाई कुछ प्रेजेंट अगर आप देखें तो एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, अफगानिस्तान, लैटिन अमेरिका, इसको अगर आप मैप में समझेंगे, अगर आप इस मैप में समझेंगे तो दुनिया के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ पर विवाद मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पर ये विवाद मौजूद हैं, तो सबसे पहले आप देखिए, एक विवाद कश्मीर में मौजूद है, एक विवाद अफ़गानिस्तान में मौजूद है। ये मिडल ईस्ट जो है ये पूरे का पूरा डिस्प्यूटेड है। आज के दिन जो नया विवाद है वो साउथ चाइना सी के अंदर है। इंडियन ओशियन जो है इंडिया और चाइना का बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे अफ्रीका में भी बहुत सारे देशों के अंदर विवाद है, चाड में, सूडान में और साउथ सूडान में, नाइजीरिया में, हर जगह पर कहीं ना कहीं। सोमालिया एक अपने आप में विवाद है। इसी तरीके से जो है अटलांटिक कंट्रीज़ जो हैं, इसी तरीके से जो आप दूसरी कंट्रीज़ यहाँ लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ देखोगे तो विवाद जो हैं वो यहाँ पर भी आ चुके हैं। अब इधर इस इलाके के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको छोटे मोटे विवाद मिलेंगे। अब सवाल ये है कि इन सब देशों के अंदर अगर विवाद है, इन सभी देशों के अंदर अगर विवाद है, चाहे वो साउथ चाइना सी है, चाहे ये है, चाहे कश्मीर है, अफ़गानिस्तान है, इस इलाके में है, इस इलाके में है, तो किस वजह से आप देखते हैं, आप मैं एक इस बिहाफ पर कह रहा हूँ, ये सारे विवाद आपको रोज़ कहीं ना कहीं अखबारों के अंदर मिलेंगे। ये जो विवाद हैं इनकी खबरें कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी अफ़गान अखबार के अंदर मिलेगी। तो सवाल ये है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि अब यहाँ बिक्री होती है। अब यहीं पर वो जो हथियारों की बिक्री है उसी के ऊपर सिपरी की एक और डाटा है। उसी के ऊपर जो सिपरी का डाटा है वो समझिए, ये सारे इलाके मैंने आपको दिखाए, इसमें सिपरी का डाटा कहता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो विवादित क्षेत्र हैं, जो डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं, या जहां सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट है वहां पर सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आज के दिन एशिया है। अगर आप इस एशिया को दोबारा देखते हैं, यहाँ पर अगर आप इस एशिया को इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं तो दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियार आजकल इसी देश में यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, समझे, ये पूरा इलाका क्या है? डिस्प्यूटेड। ये पूरा इलाका अगर डिस्प्यूटेड है तो दुनिया का कितना परसेंट हथियार यहाँ आया? 41%। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ये पूरा इलाका है क्या? डिस्प्यूटेड। दुनिया का कितना परसेंट हथियार आया यहाँ पर? 35%। खुद सोचकर देख लो, डाटा बता रहा है। इसी तरीके से अगर आप यूरोप में देखोगे तो मुश्किल से 5% हथियार बिक रहा है। यूएसए अपने आप में छोड़ दिया जाए, वो तो खैर एक्सपोर्टर है। साउथ अमेरिका के अंदर अगर आप देखोगे तो 5% डाटा दिखाई दे जाएगा। और अगर इस डाटा को यहाँ देखते हो, जो मैंने बेशक बड़े हाथ से ही लिखा हुआ है कि यहाँ अगर आप देखते हैं तो मिडल ईस्ट में 35%, यूरोप, इतने सारे बड़े देश हैं और ऐसे ऐसे मतलब इतने सारे देश हैं और ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दो दुनिया के सबसे बड़े विश्व युद्ध हो चुके हैं, वहां पर सिर्फ 11% हथियार जा रहा है। चाहे कैसा भी देश है। अफ्रीका, जहां पर दुनिया के सब बोको हराम जैसे बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, जो बड़े बड़े क्या नाम है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ सिर्फ 7% जा रहा है। और नॉर्थ लैटिन अमेरिका, जो अमेरिका के जस्ट नाक के नीचे है, वहाँ टेरर ग्रुप्स नहीं पनपने देना चाहता, तो वहाँ सिर्फ 5.7% हथियार जा रहे हैं। यानी मेजॉरिटी पोर्शन उस इलाके में है जहाँ पर पहले से या तो डिस्प्यूट्स मौजूद हैं या फिर डिस्प्यूट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। सोच कर देखिए, ये लोग ही हथियार, यानी ये दोनों सबसे बड़े इन इलाकों हैं। ये जो देश हैं, ये सबसे बड़े, यहाँ के जो देश हैं वो हथियारों के सबसे बड़े कस्टमर हैं। और यही रीज़न है, एशिया का जो सबसे बड़ा हथियारों का कस्टमर है वो इंडिया है, और मिडल ईस्ट के हथियारों का सबसे बड़ा जो कस्टमर है वो सऊदी अरेबिया है। अब सवाल ये है कि यहीं पर तो कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। अब असलियत में जिस बात कर रहा था मैं, कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियरिंग की,
अब कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियरिंग की अगर आप मैं बात करता हूं तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद कैसे पैदा किया जाए और कैसे चूज होगा। भाई सीधी सी बात है, यूरोप की जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी समझदार हो चुकी है, तो वहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट, और वो लोग युद्ध करके लड़के इतना थक चुके हैं कि वहाँ कोई नया विवाद पैदा करना ही थोड़ा सा बहुत चैलेंजिंग काम है। लेकिन अगर आप अफ्रीका को देखेंगे तो यहाँ पर विवाद पैदा किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ विवाद पैसा पैदा तो कर दिया जाए लेकिन मनी यानी पैसा यहाँ पर नहीं है। अब पैसा नहीं है तो हथियार नहीं खरीद सकते, हथियार थोड़े बहुत अगर बंदूकें खरीद भी ली तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इंडिया बजट बना रहा है 38,900 करोड़ का, वो बजट बनाएंगे 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ के हथियार आ भी गए तो क्या बिकेगा, 38,000 वाले से मज़ा आएगा। अभी तो इंडिया हो सकता है इसमें 2 से 2.5-3 लाख करोड़ रुपए के हथियार एकदम से खरीद ले, तो कहीं ना कहीं उससे पूरी इकोनॉमी बूस्ट किसकी करेगी। इंडिया खरीदेगा 3 लाख करोड़ के, सऊदी अरेबिया खरीदेगा 3 से 5 लाख करोड़ के, ये खरीदे करेंगे 100 करोड़ के, तो 100-150 करोड़ और 5 लाख 7 लाख करोड़ के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इंडिया और जो सऊदी अरेबिया है इसके ऊपर ही टारगेट किया जाएगा। अब सवाल ये है, 2 बड़े कस्टमर आप लोगों को पता लग गए हथियारों के, एक इंडिया एक सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया और इंडिया 2 जगह हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये देखिए कि इस पूरे इलाके को अगर आप देखते हैं तो सन 2000 से लेकर 9/11 जब हुआ था तब से लेकर 2015 तक ये ही वार जोन ऑफ द वर्ल्ड था। आप लोग देखेंगे वार जोन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का यही एक वार जोन था जो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। दुनिया की सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ इस जगह पर लड़ी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब दुनिया की सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ इस जगह पर लड़ी गई तो यहाँ ये एग्जॉस्ट हो गया यानी इसके पैसे खत्म हो गए, इसकी सरकारें गिर गई, अब पैसा देने वाला कोई नहीं बचा। सीरिया में सरकार ना के बराबर है, इराक में सरकार ना के बराबर है, जॉर्डन अपने आप में कमज़ोर है, लेबनान अपने आप में कमज़ोर है, सऊदी अरेबिया अब खर्च कर रहा है लेकिन ईरान के डर से यमन ख़त्म, ओमान ख़त्म, मतलब बहुत कमज़ोर कंट्रीज़ हो चुके हैं। तो अब वो पैसा यहाँ बचा नहीं है। अगर वो पैसा यहाँ बचा नहीं है तो न्यू वॉर जोन इज़ रिक्वायर्ड। अब ये एग्जॉस्ट हो चुका है यानी इसके अंदर पैसा ख़त्म हो चुका है, तो न्यू ग्राउंड जीरो इज़ रिक्वायर्ड, न्यू वॉर जोन इज़ रिक्वायर्ड, न्यू ग्राउंड जीरो इज़ रिक्वायर्ड, जिसे आप कहोगे कि न्यू ग्राउंड जीरो ऑफ द वर्ल्ड इज़ रिक्वायर्ड। ग्राउंड जीरो वहाँ जहाँ युद्ध हो रहा होता है। अब नया वार जोन कहाँ होगा, नया वार जोन ऑब्वियस सी बात है, नया वार जोन जो है वो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को कहाँ दिखाई देगा। अब नया वार जोन, ये अगर पैसा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, यहाँ से हथियार कंपनियों को ज़्यादा पैसे की उम्मीद नहीं है, तो नया वार जोन कहाँ दिखाई दिया, आसियान कंट्रीज़ के पास में ये वाला। भाई आसियान कंट्रीज़ वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड बहुत पैसा कमा रखा है भाई। सिंगापुर, ब्रूनई वगैरह ने, सोने के जहाज़ों में चलते हैं ये लोग, तो इस पैसे को कैसे लेंगे, वार जोन क्रिएट करो। जापान जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में से एक है, साउथ कोरिया जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में से एक है, पैसा दो। इंडिया जो दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ के फॉर्म में डेवलप हो चुका है, पैसा दो। और सबसे बड़ी बात चाइना, भले ही वो पैसा ना दे लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंज है। यहाँ एक पंथ दो काज आप लोगों को नज़र आ जाएंगे, एक पंथ 2 काज आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, यानी एक एरो से 2 टारगेट हिट करने का तरीका नज़र आ जाएगा। एक एरो से 2 टारगेट हिट करने का यहाँ पर इनको मौका मिल जाएगा कि अगर इस पूरे एरिया को वार जोन डिक्लेयर कर दो, ये पूरा एरिया कहलाएगा इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन अगर इसे वार जोन डिक्लेयर कर दो तो यहाँ सबसे पहले आप ये देखिए अमेरिका ने क्या कहा कि यूरोप से और दूसरी दुनिया के दूसरे हिस्सों से अपनी सारी आर्मी लाके मैं यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ। समझे, उसके लिए सोच कर देखिए $20 बिलियन का अमेरिका ने प्लान भी बना लिया, पेंटागन ने इतना पैसा भी मांग लिया। हमारे लिए $20 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन अमेरिकन कंपनीज कहते हैं $20 बिलियन कुछ भी नहीं, एक बार इन्वेस्ट किया और इस एरिया के अंदर अगर 10 साल लड़ाई चल गई, 10 साल ये जो है ये वार जोन डिक्लेयर रहा, अगले 10 साल अगर ये वार जोन डिक्लेयर रहा, देन आई कैन गारंटी
अगले 10 साल के बाद, अगले 10 साल के बाद ये पूरा वार जोन है ये कन्वर्ट हो जाएगा। 10 साल के बाद ये जो पूरा वार जोन है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जिस तरीके ये सारा पैसा जो $20 बिलियन इन्वेस्ट हो रहा है ये सारे का सारा रिकवर हो जाएगा। अगर ये इतना सारा पैसा अगर रिकवर हो गया तो इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। यानी अब अमेरिका अपने जो भी बेसिस हैं वो इस एरिया में बनाएगा ताकि वो यहाँ पर वॉर को इंसाइट कर सके, लड़ सके, वॉर को क्या नाम है इंजीनियर कर सके, वॉर इंजीनियरिंग कर सके या कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियरिंग कर सके ताकि उसकी कंपनियों को पैसा मिले। 36% का कंट्रीब्यूशन है इन कंपनीज़ का। अब आप में से बहुत से सवाल उठाएंगे कि मेरे पास ऐसा प्रूफ क्या है, मेरे पास ऐसा क्या प्रूफ है, या मैं किस तरीके से अपने इस क्लेम को, मैं कैसे इस क्लेम को सपोर्ट कर सकता हूं, मेरे पास एविडेंस क्या है। तो देखिए एविडेंस की सीधी सी बात ये है दोस्तों कि अगर आप देखते हैं ये आप कंट्रीज़ के नाम ये तो कंट्रीज़ के नाम है। अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई थी कि असलियत में ये 5 कंट्रीज़ हैं जो सारी की सारी आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। अगर ये 5 कंट्रीज़ हैं सारी की सारी जो दिखाई दे रही हैं ये आपको वॉर जोन को दिखा रही हैं, या यहीं पर लड़ाई हो रही है, या यही लोग जो हैं वो हथियारों को बेचते हैं। तो आप पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन को देख लीजिएगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो आप यहाँ पर देखेंगे पोस्ट वर्ल्ड वॉर, तो सबसे पहले भाई पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हथियारों की जो दौड़ शुरू हुई वो कोल्ड वॉर हो गया। कोल्ड वॉर होते ही पूरी दुनिया को इन्होंने 2 ग्रुप्स में बांटा, और 2 ग्रुप्स में एक जो था वो यूएसए का ग्रुप था, दूसरा यूएसएसआर का ग्रुप था। एक ग्रुप यूएसए का था, दूसरा ग्रुप यूएसएसआर का था। और जो यूएसए और यूएसएसआर के ग्रुप्स थे ये दोनों के दोनों कुछ नहीं करते थे, जो इनके दोस्त थे उनको दबा के हथियार बेचते थे कि लड़ने के लिए तैयार रहो, लड़ने के लिए तैयार रहो, हथियार दबा के बेचते थे। अमेरिका की इकोनॉमी उसी से तो चलती थी, यूएसएसआर की इकोनॉमी उसी से चलती थी। दोनों के दोनों जब दबा के हथियार बेचते थे तो वो उन हथियारों के दम पे लड़ाई भी हुई। कोरियन वॉर देखेंगे, कोरियन वॉर ख़त्म होते ही वियतनाम वॉर शुरू, वियतनाम वॉर ख़त्म होते ही अफगान वॉर शुरू। कैन यू इमेजिन 54 के अंदर 1954 के आसपास 53 में कोरियन वॉर ख़त्म हुआ और 1954 में अमेरिका वियतनाम में कूद गया। 1975 के अंदर वियतनाम जो है वॉर ख़त्म हुआ तो 1979 में अफगान वॉर शुरू हो गया। इसी बीच आप लोग गल्फ वॉर और अरब वॉर को नहीं छोड़ सकते, दबा के इनके अंदर कंफ्यूजन, मतलब दबा के यहाँ लड़ाइयाँ हुई। सोच कर देखिए, एक लड़ाई ख़त्म हुई, दूसरी चालू, दूसरी ख़त्म, तीसरी चालू, तीसरी ख़त्म, चौथी चालू, चौथी ख़त्म, पाँचवीं चालू। दनादन 1979 से लेकर 1989 तक ये लड़ाई अफगान वॉर चला। अब अभी भी और भी प्रूफ दे रहा हूँ, गल्फ वॉर भी इसी दौरान 89 तक चले गए। ये तो बहुत पीक पीरियड था। अब यहीं अगर आप देखते हैं कश्मीर डिस्प्यूट के अंदर दोनों कंट्रीज़, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया है, समझे। पाकिस्तान पहले यूएसए के फेवर में था और इंडिया यूएसएसआर से हथियार खरीदता था। बाद में अगर आप देखेंगे यूएसए जो था, अब बाद में क्या है, पाकिस्तान चाइना से हथियार खरीद रहा है और इंडिया यूएसए से खरीद रहा है। कैन यू इमेजिन, हथियार बिक रहे हैं, चाइना कश्मीर के नाम पे लड़ो, पैसा किसके पास जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ के पास जा रहा है, तुम्हारे पास क्या बच रहा है, ये चीज़। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाओ, सबसे बड़ी बात 1989 में एक सिचुएशन ऐसी आई 1919 में कि यूएसएसआर ख़त्म। अब समझने वाली बात है कि यूएसएसआर ख़त्म, ऐसी सिचुएशन में यूएसएसआर के सामने कोई ताकतवर देश नहीं था। सोचकर देखिए, यूएसए के सामने, अमेरिका के सामने कोई ताकतवर देश नहीं था। ऐसे में लड़ाई तो होनी थी ही नहीं, अमेरिका की बदमाशी चल रही थी, खुल के चारों तरफ से कोई उसके सामने आवाज़ उठाने वाला देश नहीं था। यानी यूनिपोलर वर्ल्ड था, एक ध्रुवीय विश्व था। इस एक ध्रुवीय विश्व के चलते पूरी दुनिया के अंदर कहीं कोई वॉर नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियरिंग दोबारा की गई, दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियरिंग की गई, दोबारा से युद्ध को क्रिएट किया गया, युद्ध को बनाया गया। और जब वो दोबारा से क्रिएट किया गया, युद्ध को बनाया गया, तो यहाँ पर आप एक तरफ ये देखते हैं कि इस दौरान कोई भी अगर लड़ाई नहीं हुई तो आर्म्स ट्रेड जो है वो बेचारा बैठता हुआ नज़र आता है।
आर्म्स ट्रेड बैठता हुआ नज़र आता है, हथियारों का जो व्यापार था वो कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आता है। हथियार कंपनियां इस चीज़ को कैसे देख सकती थी, सोच कर देखिए, एकदम से दुनिया बदल जाती है। 9/11 दुनिया का सबसे बड़ा टेरर अटैक किया जाता है और यही एक कारण है कि दुनिया के बहुत से लोग जो हैं या बहुत सी संस्थाएं जो हैं इस टेरर अटैक को इंजीनियर्ड कहती हैं, वो रियल नहीं था। असलियत में कहा जाता है कि ये मतलब ये इंजीनियरिंग हथियारों की कंपनी की थी ताकि ये हथियार जो हैं वो बिकने शुरू हो जाएं और ये जो देश हैं वो हथियार खरीदने शुरू कर जाएं, या कहीं ना कहीं लड़ाई हो तो यहाँ पर एक फैब्रिकेटेड थॉट किया गया, वो था टेररिज्म, और उस टेररिज्म को धर्म से जोड़ दिया गया और वर्ड दिया गया इस्लामिक टेररिज्म। यार सोचने वाली बात है, ये इस्लामिक टेररिज्म तब नहीं था जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका इसी ओसामा बिन लादेन और तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। वो इस्लामिक टेररिज्म अमेरिका के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया भाई? कुछ खड़ा बड़ा नहीं हुआ, ये हथियारों का मे बी पॉसिबल गेम था। हथियार कंपनियों ने ही खुल के, कोई भी प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि ऐसी चीज़ का कभी प्रूफ हो भी नहीं सकता, बस एनालिसिस हो सकता है कि इन हथियार कंपनियों ने हो सकता है अपने ही देश पे हमला करवा दिया जाए, क्योंकि बड़ा सेक्शन दुनिया का ऐसा कहता है। अगर नहीं भी कहता तो उस टाइम पर बहुत सारे फ्लॉज हैं जिनको आपको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सोच कर देखिए, मान लिया हुआ, चलो ठीक है हुआ भी, तो क्या हुआ एकदम से? आप देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जैसे ही अटैक होता है 2000 के अंदर, उसके बाद सेकंड अफगान वॉर, सबसे पहले अमेरिका अफगानिस्तान में कूदता है और अगले 15 दिन तक मिसाइलें बम दमादम बजाता है। उसके बाद सेकंड गल्फ वॉर, इराक के अंदर कूद गया भाई। अफगानिस्तान से पंगा था ना, इराक में क्या था, लेकिन इराक में लड़ना था। सीरिया के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करी, नतीजा क्या हुआ? आपने खूब बढ़िया तरीके से, यही रीज़न है 2010-11 के अंदर टॉनी ब्लेयर, जिसे जॉर्ज बुश का पमेलियन कहा गया, जब उसके ऊपर इंक्वायरी हुई तो उसने ये कहा कि तुम्हारे चक्कर में हमारे देश के 3000 लोग मारे गए, 3000 सिपाही मारे गए और हमारा देश कर्जे में आ गया। अमेरिकन गवर्नमेंट दुनिया की सबसे बड़ी कर्जे में आती हुई गवर्नमेंट है, ये याद रखिएगा। अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा है, लेकिन अमेरिकन कंपनीज इतनी ज़्यादा मालामाल हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट को डूबने भी नहीं देंगी और कर्जा भी देती रहेंगी। सोच कर देखिए, अब यहाँ पर सीरियन वॉर हुआ, इसके बाद ISIS हुआ, यमन क्राइसिस हुआ, ज़बरदस्त लेवल पर इस्लामिक टेररिज्म का एक हॉरर क्रिएट किया गया, एक फियर क्रिएट किया गया, इस्लामिक टेररिज्म। सोच कर देखिए, 15 साल तक वहाँ लड़ाई चलती है, 15 साल तक हथियार बिकते हैं, 15 साल तक इतने ज़्यादा हथियार बिकते हैं कि दुनिया, मतलब अमेरिका जैसा देश कर्जे में आ गया और दुनिया के और अमेरिका ही की कंपनी मालामाल हो गई। ज़बरदस्त लेवल पर 36% का ग्रोथ देखा गया इन कंपनीज के अंदर, 40% तक का ग्रोथ देखा गया। सोच कर देखिए, 15 साल तक, मैंने अभी कहा ना, इस एरिया के अंदर 15 साल तक लगातार, इस एरिया के अंदर 15 साल तक लगातार टेररिज्म के नाम पर लड़ाई होती रही, हथियार बिकते रहे ज़बरदस्त लेवल पर। अब यहाँ पैसा ख़त्म हो गया है, ईरान के पास वो पोटेंशियल रहा नहीं, सऊदी अरेबिया हथियार खरीद रहा है, लेकिन वही वाली बात है, इराक ख़त्म हो गया, इराक के अंदर पैसा नहीं रहा, सीरिया के अंदर पैसा नहीं रहा और बाकी देशों के पास पैसा नहीं रहा और उस लेवल की लड़ाई नहीं है। और यहाँ पर और अब प्रॉब्लम एक और है कि अब छोटे हथियारों से इनकी भूख जाने वाली नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे एक तो कोविड है और कोविड-19 की वजह से आया इकोनॉमिक क्राइसिस है और इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया है कोविड-19 की वजह से, उसको रिवाइव करने और चाइना जैसे जाइंट को ख़त्म करने या उस जाइंट से निपटने के लिए बहुत बड़ा गेम चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे वाले कस्टमर्स चाहिए जो बहुत ज़्यादा पैसा एकदम से खर्च कर सकें। वो कस्टमर्स पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया। $191 बिलियन का इन्होंने अपना पूरे का पूरा बजट बनाया है। $191 बिलियन आ भी गया उनका। साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, जो भी चाइना के आसपास के हैं नए रीजन, इन सभी देशों के साथ अमेरिका बड़ी मजबूती के साथ आकर खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है कि दोस्तों मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना मत, चीन से मैं ही तुम्हें बचाऊंगा। भैया वो बचा नहीं रहा, वो अब आप लोगों को ऑफर कर रहा है कि हमारे हथियार खरीदो, हमारे हथियार खरीदो, हमारे हथियार खरीदो।
तो इसलिए, और इसमें सबसे ज़्यादा ये बैटलफील्ड कहाँ बनाया गया जानबूझकर? चाइना का ये बैटलफील्ड जानबूझकर बनाया गया इंडिया और चाइना के बीच में। हालांकि चाइना ने जानबूझकर बनाया वो बैटलफील्ड यहाँ नहीं तो कहीं और होना ही था। अब इंडिया और चाइना का बैटलफील्ड, अगर इंडिया पीछे हट जाता तो बैटलफील्ड कहीं और होता, लेकिन इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इस समय पर ऐसी है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब सवाल ये है कि आप लोगों में से कई सवाल पूछेंगे कि क्या भारत सरकार भी इस चंगुल में फंसी हुई है? भारत की मजबूरी है यहाँ इस फील्ड में, इस ग्रेट गेम में, इस बड़ी खेल के अंदर हिस्सा बनना, लेकिन कॉशियस होना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। वो इंडिया को कैसे सचेत रहना पड़ेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना पक्का है लड़ाई जो है ये सब खेल है, मतलब हथियारों की सेल है, इस चीज़ को आप समझिए। और यही एक रीज़न है कि ये एक पूरी की पूरी लिस्ट है। सोच कर देखिएगा कि मिडल ईस्ट की एनर्जी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए एक नया ग्राउंड ज़ीरो चाहिए, एक नया ऐसा जगह चाहिए जहाँ पर पूरी की पूरी लड़ाई को दिखाया जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है वो एशिया है, इंडो पैसिफिक रीजन है, अमेरिका, और इसमें ज़बरदस्त लेवल पर चाइना उभर रहा है। कश्मीर जो है चाइना उभर रहा है, कश्मीर जो है वो चाइना उभर रहा है, कश्मीर जो है वो शुरू से इशू है ही है। साउथ चाइना सी नया बैटल ग्राउंड है, ईस्ट एशिया जापान और चाइना के बीच में नया बैटल ग्राउंड है। और इन सबको जब झेलने के लिए या इन सबको एंजॉय करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इन सभी जगहों से पैसा इकट्ठा करने के लिए अमेरिका इन सब देशों की मदद करने के लिए पहुंच रहा है। इन सब देशों की मदद करने के लिए अमेरिका पहुंच रहा है, जैसे कह रहा हो घबराओ मत दोस्तों, मैं आ रहा हूं तुम्हारी मदद के लिए। सवाल यही है, क्या सच में मदद के लिए आ रहा है या अपनी बैठी हुई इकोनॉमी को दोबारा से उभारने के लिए आ रहा है? इसीलिए एक एंगल यहाँ पर ज़रूर है, क्योंकि इतनी ही अगर चाइना ने मदद करनी होती, अमेरिका ने मदद करनी होती, तो नाटो के देशों के साथ अमेरिका का व्यवहार क्या रहा उसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे अगले वीडियो में। अभी नहीं, अगले वीडियो में डिस्कशन करके बताऊँगा कि अमेरिका का खेल क्या है और ये सारा ड्रामा क्या है और ऐसा हो क्यों रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ इतना बताने की कोशिश करी कि जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं इसमें हथियारों की जो कंपनियां हैं उनका भी एक गेम होता है। जितनी भी वो कंपनियां हैं उनमें हथियारों की कंपनियों का एक खेल होता है, जो यहाँ आपको दिखाई दिया, जो यहाँ आपको दिखाई दिया, समझे? तो वो अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस मामले में कि अमेरिका का खेल क्या है एशिया में, इंडिया चाइना की लड़ाई में अमेरिका का खेल क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टाइप के जो भी होता है वो कीजिए, हमारा अप्रिसिएशन कीजिए ताकि हमें भी लगे कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं। धन्यवाद।